चलिए तो इतिहास का यहाँ से बताते हैं कि इतिहास का क्या है कि इतिहास के तिथि को निर्धारण करने में बच्चे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। ये जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय हैं, तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय को हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। ये कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि इतिहास के 3 भागों में बांटा जाता है। ये हम लोग पढ़ने के लिए, अपने भाषा में सरल भाषा बनाने के लिए इसको 3 भाग में करके हम लोग पढ़ते हैं, जिसको पहला बोलते हैं प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्य इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास का नाम दे देते हैं। अब होता क्या है कि 3 भाग ये हो गया। और सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है इतिहास, जो किसी को थोड़ा सा बोरिंग वाला चीज़ बोलता है कि बोरिंग लग रहा है, तो तिथि निर्धारण जो है, तिथि निर्धारण उसको थोड़ा सा बोरिंग, पहले से डर बना देता है इतिहास के अंदर। तो ये डर नहीं बनाता है, जो डर गया सो मर गया, ये वाला चीज़ होता है। तो ये डर नहीं बनाता आपके अंदर। ये इतिहास का वो फंडा है कि आप तिथि ज़्यादा तिथि करते करते बच्चा, लेकिन तिथि उतना है ही नहीं इतिहास में। अगर देखा जाए, एक्चुअली अगर देखा जाए इस तिथि को, तो तिथि आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन आप तिथि को कॉन्सेप्ट आप क्लियर रहेगा तो आपको तिथि याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं इतिहास के तिथि कैसे हम लोग निर्धारण करते हैं। तो ईसा मसीह का एक जन्म होता है, जो ईसाई धर्म के थे, जिनका जन्म होता है, तो उसके जन्म से पहले के जो काल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को ईसा पूर्व कहते हैं। जैसे देखिए, ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हो गया। अब इधर जितना पीछे जाएंगे उतना दिन पहले, उतना दिन बाद हुआ है जन्म। जैसे 100 चले गए तो 100 दिन पहले हुआ है जन्म, 200 चले गए तो 200 दिन बाद हुआ जन्म, 400 चले गए तो 400 दिन बाद, 10,000 चले गए तो 10,000 दिन बाद ईसा मसीह का जन्म होता है। जैसे 20 लाख BC लिखा हुआ है, तो 20 लाख वर्ष के बाद ईसा मसीह का जन्म होता है। यहाँ पे 3000 लिखा हुआ है, तो 3000 वर्ष के बाद ईसा मसीह का जन्म होता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 600 BC, तो 600 वर्ष के बाद ईसा मसीह का जन्म होता है। तो ये निर्धारण करने आपको समझ में आ गया होगा कि ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। तो ईसा पूर्व का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट का नाम दे देते हैं। उसके बाद ये जो नया युग चल गया, नया ट्रेड जो चलता है, उसको बिफोर कॉमन एरर का नाम दे देते हैं, बिफोर कॉमन एरर का नाम देते हैं। तो जो नया ट्रेड चल रहा है, नया भाषा में लोग अब इसको ऐसे भी लिखने लगे हैं BC, तो बिफोर कॉमन एरर का नाम से भी अब इसको इंडिकेट किया जाता है। तो ये आपको नया भाषा भी, आधुनिक भाषा को भी लेकर चलना है। अब होता है क्या है, ईसा मसीह के जो जन्म के बाद वाला जो निर्धारण करते हैं, तो उसमें पूर्व को हटा के पहले तो लिखा नहीं जाएगा, तो ईस्वी लिख देते हैं। डायरेक्ट जब ईस्वी लिखा रहेगा किसी चीज़ पे, तो समझना क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय के बारे में बता रहा है। अब इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको कॉमन एरर के नाम से जानते हैं। इसको कॉमन एरर का नाम दे देते हैं। और एडी जो होता है, एडी को हम लोग बोलते हैं एडोडोनोमिका, इसको बोलते हैं। अब इंग्लिश का ये नाम है, ये आप एडी भी लिखा रहेगा तो भी समझ जाना है, BC भी लिखा रहेगा तो भी समझ जाना है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है, इसको नहीं, यहीं तक आपको कंफर्म करके रखना है। अब क्या करना है, आप जब भी आप 12th का सिलेबस पढ़े, चाहे 11th का सिलेबस पढ़िएगा, चाहे 10th 9th किसी भी चीज़ का सिलेबस पढ़िएगा, तो आपको एक चीज़ दिमाग में लेकर चलना है, क्या कि हमको देखना है कि कब का स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो एक पहले हम लोग एक मैप बनाएंगे, मैप इस तरह से बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में बनाएंगे क्या कि देखेंगे कि कब का स्टोरी पढ़ रहे हैं। जब का, देखिए आप प्राग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो प्राग इतिहास 10 लाख ईसा पूर्व होगा, तो उसमें हम लोग चले जाएंगे। जितना पूर्व रहेगा उसमें हम प्राग इतिहास को, इसमें के बीच से 3000 से लेकर 20 लाख के ईसा पूर्व के बीच में प्राग इतिहास था। तो प्राग इतिहास का कोई साक्ष्य नहीं, मतलब साक्ष्य है, लेकिन जो लिखा हुआ था पत्थर उथर पे, उसको कोई पढ़ नहीं पाता था। इस कारण से इसको हम लोग उतना डीपली में नहीं जान पाए। लेकिन अग्नि उग्नि का खोज जो बोला जाता है, पहली बार कृषि करना, कॉपर का खोज, ये सब प्राग इतिहास का ही कारण है। तो ये उसी में मिलता है। और इसका 4 भागों में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आता है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक, मतलब 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग जो पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं। वही 3500 वाला में पढ़ते हैं तो मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं। तो जो भी टॉपिक हम लोग 12th का पढ़ेंगे, चाहे 11th का पढ़ेंगे, तो इस तरह के पैरेलल पहले चैप्टर से पहले ऐसे बना लेंगे और उसको लिख लेंगे और देख लेंगे इसमें कितनी तिथि है, उसको नीचे लिख देंगे, जिससे हमको अगर जब भी कॉपी अब अपना नोट्स बुक पलटेंगे तो पहले तिथि पे नजर जाएगा। तिथि क्लियर रहेगा, उससे स्टोरी बन जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से इतिहास को पढ़ने में।
फिर आता है 600 ईस्वी। तो 600 ईस्वी में 12th क्लास में काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें क्या पढ़ना पड़ता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद वैदिक काल का बहुत सारा चीज़, दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से चीज़ें इसमें बनती चली जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे मध्य इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राचीन इतिहास हम लोग इधर पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास को 600 ईस्वी तक पढ़ते हैं, 600 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो मध्य इतिहास का काल आ जाता है। जो मध्य इतिहास जब मुस्लिम का भारत में आगमन होता है तो वहाँ से मध्य इतिहास को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी आती है वहाँ से हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब ख़त्म हो जाती है, फिर ब्रिटिश के महारानी का शासन आ जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, भारत का क्रांतिकारी आंदोलन करता है, आंदोलन करके अपना एक नियम कानून बनाता है जिसको संविधान कहते हैं। तो संविधान निर्माण के बारे में 12th क्लास का लास्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। आशा करते हैं ये वाला जो आपका स्टोरी है, ये तिथि निर्धारण आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। इस पर आप सबसे पहले इतिहास पढ़ने से पहले आपको तिथि निर्धारण अच्छे से आना जरूरी होता है। अगर तिथि निर्धारण आप अच्छे से नहीं कर पा रहे तो इतिहास के बहुत सारा टर्म आपके दिमाग से ऐसे ही आउट हो जाता है। अब चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पढ़ते हैं।